दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल कभी मेरा हुआ ही नहीं, मायका मैंने खुद गवा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं पल्लवी हूँ, एक 27 वर्षीय शादीशुदा लड़की। माफ कीजिएगा महिला, क्योंकि शादी के 2 साल के अंदर ही लड़कियां वाली मासूमियत अडपन कुछ भी मेरे अंदर नहीं रहा था। बस एक जिंदा लाश की तरह अपने पति और ससुराल वालों की हाँ में हाँ करते हुए मशीन की तरह उनके हुक्म मान रही थी। जब तक हुक्म मानती थी तब तक ठीक था, वरना तानों और गालियों के साथ साथ कभी कभी थप्पड़ भी पड़ जाती थी। आज भी माँ जी के काम से बाजार आई थी साग सब्जियां लेने, तभी बाजार में अचानक दीप्ति भाभी दिखाई दी। थोड़ा ध्यान दिया तो समझ गई कि वह गर्भवती हैं और सिटी हॉस्पिटल से अपनी भाभी के साथ बाहर आ रही हैं। सोचा कि जाकर उनसे बात करती हूँ, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए मन खीन हो गया। लेकिन फिर अपने ईगो को एक तरफ रख कर अपने होने वाले भतीजे भतीजी के लिए उनकी खैरियत जानने के लिए मैं दीप्ति भाभी की तरफ चल पड़ी। दीप्ति भाभी, कैसी हो आप? भैया नहीं आए आपके साथ हॉस्पिटल? ऐसे में उनको साथ आना चाहिए ना। मैं ठीक हूँ, और रही बात आपके भैया के साथ आने की, मेहरबानी करके इस तरह से बिहेव मत कीजिए जैसे आपको कुछ पता नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता है क्या हुआ है। सब ठीक है ना भाभी? क्या आपको सच में कुछ नहीं पता? भाभी ने अपने लहजे में नरमाई लाते हुए कहा, नहीं भाभी, सच में मुझे कुछ नहीं पता। साथ नहीं है, 4 महीने हो गए क्या? लेकिन यूँ अचानक, मतलब ऐसा भी क्या हो गया दीदी? इस हालत में मैं बाजार में ज्यादा देर तक खड़ी होकर बात नहीं कर सकती, पर इतना कहूंगी कि आपके भाई ने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी किया था, इसलिए मैंने आपके भाई को और उस घर को 4 महीने पहले छोड़ दिया है। इससे ज्यादा मैं बात ठीक है भाभी, आप जाइए, मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। इतना कहकर मैंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और भाभी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान मेरी तरफ छोड़ दी, जिसने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया, या यूं कहो कि आईना दिखा दिया। दरअसल बात आज से 2 साल पहले की है, जब दीप्ति मेरे बड़े भाई अस्मित से शादी करके हमारे घर आई थी। दीप्ति पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। नई शादी थी, इसलिए वो भैया के साथ वक्त बिताना चाहती थी, और हम माँ बेटी को ये लगता था कि अगर भैया इसके साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो ये उन्हें उड़ा कर ले जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, इस बात का एहसास हमें बाद में हुआ कि दीप्ति भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस समय हम माँ बेटी दीप्ति भाभी से ईर्ष्या कर बैठे, और इसी ईर्ष्या के चलते उन्हें सताने में, परेशान करने में, उन्हें ताने उलाने देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि 3 महीने बाद ही मेरी भी शादी होने वाली थी, लेकिन तब भी मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि नई नई शादी में पति पत्नी को आपस में कुछ समय बताना कितना जरूरी होता है। खैर, मेरी शादी के बाद भी इसी तरीके से चलता रहा। भैया की अटेंशन पाने के लिए हम माँ बेटी भाभी को परेशान करने का हर संभव प्रयास करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम भाभी की नजरों से गिर गई। अब तो मेरा मायके आना भी भाभी को गवारा नहीं था, क्योंकि मेरा मायका भी वही हो रहा था। इसी बीच शादी के 6 महीने बाद ही एक्सीडेंट में माँ की मृत्यु हो गई। अब मायके के नाम पर मेरे पास केवल भाई और भाभी ही बसे थे। वही भाई भाभी जिनकी नजरों में मैं पूरी तरीके से गिर चुकी थी। दूसरी तरफ देखती भाभी ने हमेशा अपनी भाभी को बनाकर रखी थी।
शायद इसलिए आज भी जब वो ने इतना बड़ा फैसला साथ खड़ी हैं और मैं रोज अपने पति के द्वारा गालियां सुनने और मार खाने के बाद भी ससुराल में ही हूँ। मैंने अपना मायका अपना गिरी हुई हरकतों के कारण खो दिया था। मेरे गालों पर पड़ा हुआ हर थप्पड़ मुझे एहसास कराता था कि अगर मैंने भी दीप्ति भाभी की तरह अपनी भाभी से बना कर रखी होती तो शायद वह मुझे इस नरक से निकाल लेती या मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती। लेकिन आज मैं यहीं पर हूँ क्योंकि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ ससुराल कभी मेरा हुआ ही नहीं, मायका मैंने खुद गवा दिया।